हेलो दोस्तों, स्मार्ट साइंस कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा था, उससे संबंधित रूल्स पढ़े थे। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, उसके अलावा आयनिक विलयनों की चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यन की चालकता जिसे अपन कहते हैं, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा एक टॉपिक पढ़ा था कोलराउस, अवधारणा या रूल्स। अब आगे उससे जो टॉपिक्स आता है उस टॉपिक में हम बात करेंगे विद्युत और रासायनिक सेल के बारे में, जिसको गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करें जो सेल है वो क्या होता है। तो सेल के लिए परिभाषा होती है वह युक्ति जिसके अंतर्गत, सेल की परिभाषा अपन क्या देते हैं, वह युक्ति जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता है, सेल कहलाती है। जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता है, सेल कहलाती है। सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विद्युत अपघटनी सेल और एक होता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल के बारे में हमने पढ़ा है कि जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। लेकिन इसके विपरीत जो विद्युत रासायनिक सेल है उसके लिए अपन बात करते हैं कि वह सेल जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उससे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। अब यहां से हम ये कहते हैं कि इस सेल के बारे में सबसे पहले गैल्वेनी तथा वोल्टा नामक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया था। इस वजह से सर्वप्रथम किसने बताया था, गैल्वेनी ने और वोल्टा ने बताया था। तो इसके नाम के आधार पर इस सेल को गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल क्या कह रहे हैं, उनके नाम के आधार पर इसे गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल कहा जाता है। तो ये जो सेल है वो कौन सा है, विद्युत रासायनिक सेल। अब आगे अपन बात करें कि ये जो सेल है उसके अंतर्गत कैसी संरचना होती है, क्या व्यवस्था होती है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है, अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मूव करते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोड एनोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है, वो कैसे अपन व्यवस्थित कर पाते हैं। तो सबसे अपन पहले बात करेंगे जो विद्युत रासायनिक सेल है उसमें रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो सामान्यतः इस सेल में भी रिडॉक्स रिएक्शन संपन्न होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। जो अप्रत्यक्ष विधि या इनडायरेक्ट वे में रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, मतलब एक इलेक्ट्रोड पर तो ऑक्सीकरण होता है, एक इलेक्ट्रोड पर अपक्षय होता है। अगर संपूर्ण सेल को अपन बात करें तो संपूर्ण सेल में जो होने वाली अभिक्रिया है वो कैसी होती है, रिडॉक्स। तो यहां से अपन बात करेंगे कि जो विद्युत रासायनिक सेल है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। विद्युत रासायनिक सेल की संरचना के अंतर्गत हम बात करते हैं कि इस सेल में दो पात्र लिए जाते हैं, दो पात्र होते हैं। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन तथा जिंक की क्षण उपस्थित होती है। दूसरे पात्र में
कॉपर सल्फेट का विलयन और कॉपर की छड़ लगी होती है। देख लें कैसे होगा। दो पात्र ले लें अपन, एक दूसरा पात्र, दोनों पात्र लिए हैं। इस पात्र में क्या उपस्थित है, जिंक सल्फेट। इसमें इलेक्ट्रोड कौन सा लगा हुआ है, किसकी छड़ है, जिंक की। दूसरा पात्र ले रहे हैं, दूसरे पात्र में उपस्थित क्या है, कॉपर सल्फेट। इसमें छड़ काय की लगी है, कॉपर की। अब यहां से अपन बात करें कि जो दोनों छड़ हैं उनको अपन क्या करेंगे, बीच में अपन क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर, उससे अपन जोड़ देंगे। उसके बाद दोनों परिपथ को या संपूर्ण परिपथ को पूर्ण करने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों के बीच में या तो सैरंध्र पात्र लें या क्या लगाते हैं, एक यू आकार की नलिका, क्या लगाते हैं, या तो सैरंध्र पात्र लें, छिद्रयुक्त पात्र लें, या उन दोनों के बीच में यू आकार की नलिका लगाई जाती है, जिसके कारण दोनों विद्युत अपघटनीय विलयन उदासीन अवस्था में बने रहते हैं। तो इस कंडीशन में अपन क्या कह रहे हैं कि जो यू आकार की नलिका है वो कार्य करती है किसकी तरह, लवण सेतु की तरह। ये यू आकार की नलिका है और ये किसकी तरह कार्य करती है, लवण सेतु। इस नलिका में अक्रिय विद्युत अपघट्य उपस्थित होता है। अक्रिय विद्युत अपघट्य में KCl, KNO3, NH4, NO3 जो विलयंस हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं। अब संरचना में सुन लें अपन, जो अपन ने बताया है, इस सेल में दो पात्र लिए जाते हैं। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन उपस्थित होता है और उसमें जिंक की छड़ लगी होती है। दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन उपस्थित होता है और जिसमें कॉपर की छड़ उपस्थित होती है। दोनों छड़ों को विद्युत तार द्वारा गैल्वेनोमीटर के माध्यम से संयोजित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त परिपथ को पूर्ण करने के लिए दोनों पात्रों के बीच में लवण सेतु लगाया जाता है, जिसे साल्ट ब्रिज कहते हैं, जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य का विलयन उपस्थित होता है। इस प्रकार इस संरचना में दो इलेक्ट्रोड हो गए और परिपथ कंप्लीट हो गया। तो ये तो होती है किसकी संरचना, विद्युत रासायनिक सेल की या गैल्वेनिक सेल की या डैनियल सेल की। क्योंकि अपन को पता है विद्युत रासायनिक सेल, डैनियल सेल जो होता है उसका जो मुख्य रूप से उदाहरण है वो क्या होता है, डैनियल। इसको अपन क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कह देते हैं या डैनियल सेल भी कह देते हैं। अब यहां से अपन देखें, संरचना तो अपन ने देख ली। संरचना देखने के बाद आती क्या है, क्रियाविधि। सेकंड पॉइंट क्या आता है, क्रियाविधि। माना कि यहां पे अपन क्या लगा दें, की लगा दें। ये परिपथ अपन ने बना दिया। जब परिपथ को पूर्ण कर देते हैं या कुंजी को ऑन कर देते हैं तो यहां अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, स्वतः ही अभिक्रियाएं होती हैं। तो क्या होता है कि जब किसी क्षण को उसके विद्युत अपघटनीय विलयन में रखा जाता है तो वहां पर या तो धनावेश उत्पन्न होता है या ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो यहां अपन क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड पर जिंक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 बनाते हैं। लेफ्ट में जो जिंक क्षण है उस पर जिंक जो क्षण है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 आयन बनाती है। ये जो Zn+2 आयन है वो यहां से इस विलयन में चले जाते हैं और जो संबंधित इलेक्ट्रॉन हैं वो इस इलेक्ट्रोड पर रह जाते हैं। सीधी सी बात है,
इस पात्र में उपस्थित इलेक्ट्रोड जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 आयन के रूप में विलयन में चला जाता है तथा संबंधित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर उपस्थित रह जाते हैं। जब परिपथ पूर्ण होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट से राइट में गति करते हैं और इस कॉपर सल्फेट विलयन की तरफ गति करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। इस विलयन में उपस्थित कॉपर+2 आयन, क्योंकि अपन को पता है कॉपर सल्फेट क्या है, विद्युत घट है, तो वह कॉपर+2 और SO4-2 आयन के रूप में विद्यमान होगा। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे आए तो यहां पे जो कॉपर+2 आयन है वो यहां आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, कॉपर+2+2 इलेक्ट्रॉन बना क्या लेगा, कॉपर। मतलब क्या हुआ कि यहां तो जिंक इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 आयन के रूप में विलयन में आ जाता है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रोड पर कॉपर+2 आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर के रूप में निक्षेपित तो हो जाते हैं या जमा हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं या इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं Zn+2 के कारण, तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाता है, नेगेटिव। लेकिन इसकी तुलना में ये इलेक्ट्रोड कैसा होता है, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रोड ये वाला तो नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव। अब अपन ये कहें जिंक पे आवेश कितना है, 0, यहाँ पे आवेश कितना है, +2, तो 0 से +2 का मतलब ऑक्सीकरण के मान में वृद्धि होती है। तो कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीकरण। और वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, एनोड। मतलब सदैव एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ जिंक एनोड की तरह कार्य करता है, लेकिन इस जगह पर देखें कॉपर+2 से कॉपर 0 जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था के मान में क्या आ रही है, कमी। और ऑक्सीकरण का अगर घटता है तो उस इलेक्ट्रोड को अपन क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है, अपचयन, और ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, कैथोड। तो विद्युत रासायनिक शेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण होती है और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया अपचयन होती है। अब यहां से अपन बात करें कि अगर जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होगी वैसे वैसे अपन क्या कहेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे Zn+2 के रूप में चला जाएगा और विलयन में उपस्थित हो जाएगा। तो जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे उस परिपथ में, या अपन कह सकते हैं उस क्रिया में धीरे धीरे क्या होगा, घुल जाएगा, इस विलयन में आ जाएगा। और विलयन में आ जाएगा तो इस जिंक क्षण के जो द्रव्यमान है उसके मान में क्या आएगी, कमी। मतलब जिंक इलेक्ट्रोड धीरे धीरे घुलता चला जाएगा। लेकिन अपन ये कहें दूसरे पात्र में उपस्थित कॉपर+2 आयन कॉपर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाते हैं। मतलब अगर ये कॉपर+2 आयन इस इलेक्ट्रोड पर जाते हैं तो कॉपर इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान बढ़ेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोड तो द्रव्यमान में बढ़ता जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोड द्रव्यमान में क्या होगा, घटता जाएगा। इसके बाद यहां विलयन में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, Zn+2 आयन की, मतलब पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी। लेकिन यहां पर देखें इस विलयन में कौन कौन उपस्थित है, कॉपर+2 और SO4-2। कॉपर+2 तो कहां चले गए, कॉपर इलेक्ट्रोड पर, तो उस विलयन में क्या रह जाएगा, SO4-2 आयन। तो हम कहें इस इलेक्ट्रोड पर तो पॉजिटिव चार्ज, इस विलयन में पॉजिटिव बढ़ रहा है, इस विलयन में नेगेटिव बढ़ रहा है, तो क्या होगा, तो यहां से इस विलयन की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए लवण सेतु में उपस्थित कुछ आयंस विपरीत दिशा में गति करते हैं, केवल उदासीनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में भाग नहीं लेते। लवण सेतु में उपस्थित जो आयंस हैं वो रासायनिक परिवर्तन में भाग नहीं लेते, केवल दोनों विलयनों को उदासीन करने का कार्य करते हैं तथा परिपथ को पूर्ण करते हैं। तो यहां से हम देखें कि माना कि KNO3 ले रहे हैं, तो NO3 जो आयन है वो तो कहां गति करेंगे, लेफ्ट में, और K+ जो आयन है वो राइट में गति करेंगे। ये NO3 आयन Zn+2 को उदासीन करेंगे और K+ SO4-2 आयनों को उदासीन करेंगे, जिससे कि
विलयन की विद्युत उदासीनता बनी रहेगी और अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न होती रहेंगी। तो यहां से अपन कह सकते हैं सीधा सा क्रियाविधि में, यहां जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है और धीरे धीरे Zn+2 के रूप में उस विलयन में चला जाता है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान धीरे धीरे घटता है। इसके अतिरिक्त दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर कैथोड की तरह कार्य करता है, जिस पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है और जिसका द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ता है। जिंक सल्फेट जो विलयन है उसमें Zn+2 आयन की सांद्रता बढ़ती है, लेकिन कॉपर सल्फेट विलयन में SO4-2 आयनों की सांद्रता बढ़ती है। अतः उन दोनों विलयनों की उदासीनता बनाए रखने के लिए लवण सेतु में उपस्थित आयंस गति करते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में भाग नहीं लेते। तो यहां से हम कह सकते हैं लवण सेतु में नेगेटिव आयंस जिंक सल्फेट की तरफ गति करते हैं, एनोड की ओर मूव करते हैं, लेकिन पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ गति करते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और एक इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। वह सेल जिसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड सम्मिलित होते हैं तो वो संपूर्ण सेल कहलाता है, लेकिन उस सेल का आधा भाग जिसमें या तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है या एक आधा भाग जिसमें अपचयन अभिक्रिया होती है, उस सेल को अपन क्या कहते हैं? अर्ध सेल। तथा उसमें होने वाली अभिक्रिया अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है या इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो क्रियाविधि है ये किसकी होती है? विद्युत रासायनिक सेल की। अब यहां से अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया कब तक संपन्न रहेगी? जब तक ये परिवर्तन पूर्ण रहेगा तथा उसकी विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। अब यहां से अपन कहें जब दोनों इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया संपन्न हो गई तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी? संपूर्ण सेल अभिक्रिया में अपन क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रोड की जो अभिक्रिया है अर्ध सेल अभिक्रिया अपन कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया क्या होगी? Zn+2 या Zn-2 इलेक्ट्रॉन Zn+2 और ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन वाली कंडीशन अपचयन, उसके लिए कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? कॉपर। अब दोनों अभिक्रियाओं को अपन जोड़ दें क्या बनेगा? Zn+ कॉपर+2 और बनेगा क्या? Zn+2 प्लस कॉपर। ये जो अभिक्रिया है उसमें दोनों स्थिति उपस्थित है, Zn से Zn+2 बन रहा है, कॉपर+2 से कॉपर बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? सेल अभिक्रिया या संपूर्ण सेल अभिक्रिया। इसके अतिरिक्त ये जो सेल है इसका जो विभव है ई सेल बराबर होता है 1.10 वोल्ट। इस सेल का जो विभव है वो कितना होता है? 1.10 वोल्ट, जिसे विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है या सेल विभव भी कहते हैं। तो ये जो स्थिति है वो किसके लिए आती है? डैनियल सेल की क्रियाविधि, डैनियल सेल की संरचना। इसके बाद अपन बात करेंगे इसी में कि जो लवण सेतु है उसकी स्थिति क्यों उपयोगी है, क्या काम में आता है लवण सेतु, किस प्रकार की संरचना होती है, वो अपन देखेंगे इसके अंतर्गत। लवण सेतु लवण सेतु को अपन क्या कहते हैं? साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या होता है? लवण का मतलब तो है ऐसा सेतु, तो यहां से अपन ये कहते हैं यह यू आकार की कांच की नलिका होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट होता है जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य भरा होता है। ये भी सही बात है,
अक्रिय विद्युत में कौन कौन से हैं? KCl है, KNO3 है, अमोनियम नाइट्रेट है, इनको भरते हैं। इसके अतिरिक्त यह नलिका दोनों सिरों पर सैरंध्र, मतलब इसके दोनों सिरों पर छिद्र उपस्थित होते हैं या कांच की कॉर्डन उपस्थित होती है, जिससे कि यहाँ पे सप्लाई हो सके आयंस की, या पूरा जो परिपथ है वो पूर्ण हो सके। इसके अतिरिक्त अपन कहते हैं कि जो लवण सेतु है उसका कार्य क्या होता है? कार्य में एक तो होता है यह परिपथ को पूर्ण करता है, यह परिपथ को क्या करता है? पूर्ण। इसके अलावा दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। एक तो परिपथ को पूर्ण करता है तथा दोनों जो विलयन हैं उनकी विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। तो ये जो कार्य हैं वो किसके होते हैं? लवण सेतु के। एक चीज अपन बात करें, ये जो टॉपिक है हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, 11th क्लास में भी है, एक चैप्टर में थोड़ा सा 8वां चैप्टर था, उसमें ये थोड़ा सा पॉइंट आता है। मैंने बताया था उस टाइम पे भी कि नेक्स्ट क्लास में भी ये यूज में आएगा। तो वही स्थिति यहाँ पे है, वो थोड़ा सा प्लस हो गया है। तो ये हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, जिसका एग्जांपल क्या है? डैनियल सेल, उसकी संरचना तथा उसकी क्रियाविधि, उसकी अभिक्रियाएं। जैसे बहुत सी बार एक नंबर पूछ लें कि डैनियल सेल की अभिक्रियाएं दीजिए, तो अभिक्रियाओं में अपना एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया और संपूर्ण सेल अभिक्रियाओं के बारे में बात करनी है। तो ये हो जाता है अपना डैनियल सेल। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।